जम्मू कश्मीर का जो हमारे आर्टिशंस का अवार्ड सेरेमनी हमारी हुई 2024 की, जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने और डायरेक्टर हैंडलूम ने काफ़ी मेहनत की और एक प्रोसेस के तहत ये पूरे अवार्ड बनाए गए और लोग सिलेक्ट किए गए। और आज हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स को आज के इन अवार्ड के बाद मैं समझता हूँ कि एक कंपटीशन भी बढ़ेगी और एक उत्साह भी बढ़ेगा, क्योंकि ये वो हमारी विरासत को लेके चल रहे हैं, चाहे वो जम्मू सूबे से हैं चाहे वो कश्मीर सूबे से है। कारीगरी हर अलग अलग तरीके की है। जैसे मैंने अंदर भी कहा कि अगर जम्मू में बसोली पेंटिंग है तो कश्मीर में पश्मीना शाल है। दोनों की देश और दुनिया में अपनी अहमियत है और इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें, चाहे कानी शॉल्स हैं, चाहे पेपर माशी है, हमारे मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी जो हैं ये हमारे बुज़ुर्गों की विरासत है। और ये जो लोग अंदर बैठे हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर के उस कल्चर, उस संस्कृति की विरासत हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपने हाथों से सुझाई हैं। और आज हमें ये खुशी है कि जब से मेरे डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने, मेरे ऑफिसरान ने, सरकार ने इसको जियो टैग कराया है, उसके बाद इनकी आमदनी भी बढ़ी और इनके जो कारीगरी है उसको एक रिकॉग्निशन भी देश और दुनिया के लेवल तक मिली है। तो लिहाजा ये अवार्ड सेरेमनी थी। आज जिन्होंने अवार्ड लिया है आर्टिशंस हैं, उनको मैंने मुबारकबाद दी और कल जो अगले साल फिर दोबारा हम जो ये अवार्ड सेरेमनी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा लोग, इस अवार्ड के बाद ज़्यादा लोग अपने अपने जो हमारी विरासत है उसको उसमें काम करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे और अगले साल और ज़्यादा अच्छे लोग आगे आएंगे, जिससे और ज़्यादा कंपटीशन पैदा होएगी। और आज की डेट में मैं इन जितने भी आर्टिशंस हैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार की और मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की यही कोशिश है कि ये विरासत हमारी जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की है इस डिपार्टमेंट को मजबूत करें, ताकि अगर ये डिपार्टमेंट जितना ही मजबूत होगा उतने हमारे आर्टिशंस जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी मजबूत होंगे। और हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश रहेगी कि इस डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाए और जितनी भी हमारी विरासत है, जो भी विरासत हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए रखी है और आज तक इन लोगों ने जिंदा रखी है, उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उनको जो भी उनके डिमांड्स और मसले और मसाइल हैं उनको हल करेंगे। सर, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी कुछ विवाद चल रहा है। देखिए, ये बदकिस्मती है कि जहाँ तक बीजेपी के लोग इसको खामखा के इशू बना रहे हैं। माता वैष्णो देवी में चाहे बंदा बच्चा पढ़े, चाहे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़े, अब क्योंकि खित्ता पीर पचाल के अंदर बाबा गुलाम शाह के नाम पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है और जम्मू में माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये यूनिवर्सिटी बनी है। तो यहाँ ये नहीं कि कौन किस जात से है, कौन मजहब से है, ये देखना चाहिए कि कौन कितना काबिल है, काबिलियत के ऊपर, क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं और नीट जब कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन के तौर पर ही एडमिशन मिलेगी, इसलिए इसको हम धर्म के नाम पे, जात बरादरियों के नाम पर बांटेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना भाईचारे की मिसाल रही है। और हम खामखा का जब एजुकेशन को भी हम धर्म के नाम पे बांटना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर काबिल लोग आगे आएंगे। और अगर आपने काबिल लोगों को, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे अपने ऑफिसर्स बनाने हैं तो आपको जो अच्छा कोई, चाहे एग्रीकल्चर में ही कोई साइंटिस्ट भी बनेगा तो अच्छा तभी बनेगा जब आप कहीं ना कहीं एजुकेशन में क्वालिटी होगी। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि इस बात को तूल देनी चाहिए और जो कर रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि ऐसा मत करिए। एजुकेशन में कम से कम उस काबिलियत पे जो बच्चा, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो निकल के आता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। डीसीएम साहब, अभी ये कन्फाइन था बाकी स्टेट्स में, अब ये जम्मू कश्मीर में पहुंच रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप लोग कम्युनलाइजेशन? देखिए, आप बिजली का कोई इजाफा, ये मीडिया क्रिएट किया हुआ इजाफा है। अगर कल आपने उमर साहब का एक डिटेल में बयान सुन लिया, जब उमर साहब ने कहा कि ये फाइल मेरे पास साइन करना तो दूर है, ये फाइल मैंने देखी भी कहीं नहीं कि किसने हाई किया है। तो इसलिए ये एक मतलब कि क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उमर अब्दुल्ला सरकार को कमज़ोर करना चाहती हैं, तो वो नए के नए इशू रोज जम्मू कश्मीर में उठाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि ऑथेंटिकेट ऑर्डर आप किसी के पास है कि 20% बिजली के बिलों में हमने बढ़ोतरी की है,
वो किसी के पास नहीं है। हम सिर्फ बस कह रहे हैं जनाब बढ़ गया अमरुदुल्ला सरकार बढ़ा गया। इन चीज़ों में, र्यूमरबाजी में, इस अफवाहबाजी में जम्मू कश्मीर ने आगे भी बड़ा नुकसान देखा है। और मैं आज भी आप लोगों से अपील करूंगा कि इस र्यूमरबाजी से बचना चाहिए, अफवाहबाजी से बचना चाहिए, अपने लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। कल तो क्लियरिफिकेशन आई थी सीएम अमरुल्लाह की तरफ से, लेकिन अब अगारुल्लाह जो है फिर से बोल रहे हैं कि हम 20 दिसंबर तक जो है इनको अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब वो क्या कहते हैं, अगारुल्लाह साहब क्या नहीं कहते, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक ही बात जानता हूँ, अगारुल्लाह साहब को किसने रोका है? और अगारुल्लाह साहब अब कोई ऐसे गली के या किसी मोहल्ले के या किसी टाउन के खड़पेंच नहीं है, वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है। और मेंबर पार्लियामेंट को किसने रोका? आप, क्योंकि आज यूटी है हमारी, अभी पार्लियामेंट लगेगी, वहाँ बात रखे ना अपनी। मतलब किसने? आज मैं एमएलए निशारा हूँ तो मैं कहूँ जी मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ, फिर मैं एमएलए किस काम का हूँ? तो इसलिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, एक अपने आप को खबरों में रखने के लिए आप जरूर ये कह सकते हैं, लेकिन ऑनरेबल एमपी हैं और एमपी का अपना एक प्रोटोकॉल है और उनको बात करनी चाहिए। आए ना सीएम साहब से बात करें, आए वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें। मतलब सड़क पे एक बयान दे देना एक एमपी को क्या जचता है? अगर आप सही मायने में लोगों के हमदर्द हैं, पहले वो रिजर्वेशन पे बोलना शुरू हो गए, देखा कि रिजर्वेशन पे सरकार ने अपना जो है फैसला वो कर रही है, तो उसको हट के आप आ गए हैं बिजली पे। मकसद एक ही है कि मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें इन सवालों से दूर हटना चाहिए। और जो भी आदमी हो, चाहे मैं सुरेंद्र चौधरी भी क्यों ना हो, अगर मैं कोई अपने आप को लाइमलाइट रखने में या अपना कोई अपने को ट्रेंड कराने के लिए कोई बयानबाजी करता हूँ रोज उठ के, तो मुझे भी इग्नोर करना चाहिए। आपको वो चीजें देखनी जिसमें जम्मू कश्मीर का एकता बढ़े, जम्मू कश्मीर का भाईचारा बढ़े और जम्मू कश्मीर में अफवाहबाजी ना चलाएं। आप करें, किसने रोका आपको? हिंदुस्तान के आईन ने कहीं किसी को नहीं रोका। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा, जब उमर साहब ने एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं बिजली के, पावर के, जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी हम उसका कहें वो ये बोल रहा है या वो है। सरकार किसी के बोलने से नहीं चलती, सरकार लोगों के कहने से चलती है। हाँ, ये बड़ी दुख की बात है धर्मेंद्र जी की, क्योंकि हमने बचपन से उनकी पिक्चरें देखते आए हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी। वो हंसमुख चेहरा, और वो चेहरा जो आज 89 ईयर्स की एज में भी जब भी उनकी कोई वीडियो आती थी वो जवानी में आती थी, जैसे कोई जवान बोल रहा हो। और खुद वो कहते थे मैं अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मैं जवान हूँ, धर्मेंद्र जी कहा करते थे। इसलिए उनकी वो पिक्चरें, शोले पिक्चर के वो डायलॉग, वो मासी वाला जो टैंकी पे चढ़ के जो उन्होंने वहाँ डायलॉग किए थे, वो आज भी बच्चे की जुबान है। और एक बहुत बड़ा सितारा, एक बहुत बड़ी हस्ती हिंदुस्तान ने खोई है। और ऐसे कलाकार जो हमारे पुराने कलाकार हैं, जैसे धर्मेंद्र जी थे, ऐसे कलाकार मिलने बहुत मुश्किल है। इसलिए उनके लिए आज हम जितना भी अफसोस जाहिर करें वो कम है, और जितने मर्जी लफ्ज़ों से हम उनके लिए श्रद्धांजलि दें, लेकिन अब यही कह सकते हैं कि भगवान से हम उस रब से यही दुआ करते हैं कि उनको, धर्मेंद्र जी की आत्मा को अपने चरणों में जगह दें और उनकी जो फैमिली है उनको हौसला दें, ताकि वो इस गम से, इस सदमे से बाहर निकल सकें। थैंक यू। उन्होंने परसों बोला था कि मैंने रिजाइन भी किया था, लेकिन वो एडमिट नहीं हुआ पार्टी लेवल पर। तो क्या जम्मू कश्मीर की सरकार या जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ आगा साहब के इर्द गिर्द में सरकार चलनी है क्या? देखिए वो क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, उनको छोड़िए। मैंने कहा ना, जम्मू कश्मीर की आवाम क्या कहती है, जम्मू कश्मीर के लोग क्या कहते हैं। जैसे मैं नौशहरा से जीत के आया हूँ, मेरे नौशहरा के लोग क्या कहते हैं वो मैटर करता है। रही मैंने कहा कि जब वो एक आम आदमी नहीं है, वो आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पंचायत, हमारी महापंचायत है हिंदुस्तान की, उसके मेंबर हैं, उनको किसने रोका है? वो आए ना, अब सड़क पे रोज बयान दे देते हैं, लेकिन उनको बोलो ना उमर साहब को अगर आपने रिजाइन दिया था तो रिजाइन है कहाँ? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं उन्होंने रिजाइन दिया था, तो रिजाइन का कॉपी कहाँ पे अगर उन्होंने रिजाइन किया हुआ है? दूसरी बात कि जहां तक ताल्लुक है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो समझते हैं कि लोगों की हमदर्दी करनी है, तो फिर वो उमर साहब के पास आए ना। उमर साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, और चीफ मिनिस्टर से आके बात करें और अपने बात बताएं। वो खाली एक आप लोगों को बाइट दे देनी, अब मैं यहाँ जाकर कल मैं नौशहरा जाके प्रोटेस्ट में, ये कौन सी बात है? इसलिए मैं कहता हूँ आप इन बयानों को आप खामखा की तवज्जो दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आगा साहब
ईमानदारी से लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर से आके बात करें और बात आ करके फिर लोगों को बताएं मेरी कौन सी बात हुई है। चीफ मिनिस्टर इस पर अपना भी बात दे देंगे। तो इसलिए इन बातों में मत कौन यहाँ में जो मर्जी बयान दे जाओ ना। बात तो ये करती है कि सुरेंद्र चौधरी करता क्या है, फाइलों में क्या करता है। मैं आज MLA हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मैं आज कहूँगा मैं प्रोटेस्ट करूँगा। ये बातों का तुक नहीं है। उनको बोलिए आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप अगर प्रॉब्लम आपको है तो CM साहब से मिलिए। जो आप जाके दिल्ली में पार्लियामेंट लगने वाली है उसमें बात रखिए। थैंक यू।